हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन का पार्ट नंबर 5। पिछले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 4 में हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में और जाना था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं उसके? 5 टाइप्स। आज हम उसके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक टाइप्स हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था और आज हम बाकी के बचे हुए प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम उसका सेकंड प्रकार देख रहे हैं, नंबर 2, यानी कि डू नॉट या डोंट से स्टार्ट। ऐसे सेंटेंसेस जो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं, उन सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। अब सवाल है कि डू नॉट या डोंट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा किसी भी काम को करने के लिए मना करते हैं, इनकार करते हैं। यहाँ हम जिस फॉर्मूले का, जिस सूत्र का यूज़ करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का हम उपयोग करने जा रहे हैं, वो काम के लिए मना करने का होता है। तो हम यहाँ 2 तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब हमसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, बोर्ड लेवल पे किस तरीके से पूछा जाता है, तो हम दोनों ही प्रकार को पढ़ लेते हैं ताकि हमें कभी समस्या नहीं आए। सबसे पहले मैं नंबर 1 की बात करता हूँ। नंबर 1 कौन सा सेंटेंस है, नंबर 1 किस तरीके से बनाया जाता है? तो वो कहता है कि भाई नंबर ए में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जिसमें कोई शक या कोई संदेह नहीं है। उसके बाद बारी आती है आपके सैड के चेंज करने की, कि आप जो सैड दिया गया है उसको किस तरीके से चेंज करोगे, किस तरीके से बदलोगे। तो हमने देखा कि पिछले वाले में हमने आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में बदला था। लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया था ये जो है ये किसका काम करता है? इनकार का। किसी चीज़ को करने से मना करता है, प्रोहिबिट, इनकार करता है, निषेध करता है। तो इसीलिए हम सैड को इसमें फॉरबैड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? फॉरबैड में। अब सवाल कि सर ये फॉरबैड क्या होता है? तो फॉरबैड का मतलब होता है मना करना। फॉरबैड का मतलब क्या होता है? मना करना। ठीक है, तो सैड को हमने किस में बदला? फॉरबैड में। प्लस आपको वापस से क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होंगे, जो इम्पेरेटिव होते हैं, जो आदेशात्मक होते हैं, वो हमेशा किससे जुड़ते हैं? किससे जुड़ते हैं? वो टू से। किससे जुड़ते हैं? टू से। तो ये भी हमारा किससे जुड़ेगा? टू से। जब आप टू को लगाओगे और दिए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन में से आप सब्जेक्ट या डू नॉट या डोंट को हटाओगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी जिसे हमें यहाँ लगाना है। यानी टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लस वही एज इट इज, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि जो नियम जैसा है उसको उसी तरीके से लगाया जाएगा। बदलने वाली चीज़ बदली जाएगी, जिसमें चेंजेस नहीं हैं उसे नहीं बदला जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा कि सर दूसरे वाले में, तो दूसरा वाला इससे भी आसान है, लेकिन वो किस तरीके से हमसे सवाल पूछ लेता है वो हम कह नहीं सकते। तो बोर्ड में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अब दूसरे वाले में भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की। प्लस यहाँ हम जो अब हमारा सैड दिया हुआ होगा उसे किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। प्लस आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि ये वाक्य, ये सेंटेंस किसका काम करता है? इनकार का, मना करने का, यानी कि किसी भी चीज़ में किसका यूज होना चाहिए? नॉट का। तो हमें यहाँ नॉट का यूज करना है ऑब्जेक्ट के बाद। प्लस आपको दोनों सेंटेंस टू से जोड़ने हैं। टू से जोड़ने के बाद वो जो आपने ऊपर लिखा है सेम है। क्या अंतर है दोनों में? इसमें क्या लिखा है यहाँ? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना। जब यही मना करना इसका मतलब हो गया तो इसमें नॉट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें आस्क्ड का मतलब क्या होता है? आपने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था, आस्क्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ कहना। तो कहेगा तो वो सकारात्मक भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अफर्मेटिव है तो सेंटेंस में मना नहीं होगा, इनकार नहीं होगा, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? इसमें नॉट लगाना पड़ा। तो ये दोनों रूल्स दोनों अलग अलग हैं। अब सवाल कि सर आपने ये दोनों क्यों बताए? तो मैंने इसलिए ये दोनों बताए, मैंने आपसे कल कहा था पिछले वीडियो में कि हमेशा जब सेंटेंस पूछता है तो बोर्ड क्या करता है कि आपको आरवी सेंटेंस को बना के देता है। यही कहा था मैंने आपसे। आरवी सेंटेंस को आपको बना के देगा। आपको कहाँ से शुरू करना है? कनेक्टिव से। कहाँ से शुरू करना है? कनेक्टिव से।
तो आरवी वो बना के देता है। अब मान लीजिए उसने आरवी में दे दिया 4 बेड और हमने 4 बेड वाला नियम ही नहीं पढ़ा, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कौन सा वाला लिखा, 4 बेड वाला। अब अगर उसने 4 बेड न देके यहाँ दे दिया आस्क्ड और सेंटेंस में डू नॉट दिया हुआ है, तो हमने 4 बेड वाला पढ़ लिया लेकिन आस्क्ड वाला नहीं पढ़ा। तो वो तो बना के दे रहा है, वो तो ये कह रहा है मुझे तो आस्क्ड वाले से बना के दीजिए, मुझे तो 4 बेड वाले से बना के दीजिए। तो इसीलिए हम दोनों को पढ़ रहे हैं कि फॉरवर्ड वाला हो तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आस्क्ड जब लग जाता है तो टू और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, अभी हमने पढ़ा है क्या लगा दिया जाता है, नॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा रूल्स हो गया। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाए। अब बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स की। जो रूल हमने दोनों यहाँ बनाए हैं वो किस तरीके से इनमें काम आएंगे। तो मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं और वो इसलिए दिए हैं ताकि हम दोनों रूल्स को लगा के देख सकें, चाहे तो एक में एक लगा लेते हैं, चाहे दोनों में एक में ही दोनों को यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट ए वाले रूल से। सेंटेंस है रमेश सैड टू हिम, रमेश सैड टू हिम डोंट यूज माई फोन। अब हमने इसको कैसे पहचाना, जब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी किस तरीके से पहचाना जाता है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, डू नॉट या डोंट दिया हुआ है, और इस वाले में क्या दिया हुआ है, डू नॉट दिया हुआ है। बात एक ही है, जब अपोस्ट्रोफ का यूज होता है तो जो दिया हुआ साउंड होता है, साउंड क्या होता है, साउंड किसको कहते हैं, वोवेल को, वोवेल यानी स्वर। जो साउंड है वो साइलेंट हो जाता है, साइलेंट होने के साथ दिखना भी बंद हो जाता है, ये अपोस्ट्रोफ का नियम है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हटा दिया गया, इसमें लगा दिया गया। आप चाहो तो इसको लगाओगे तो ये हट जाएगा, इसको लगाओगे तो ये हट जाएगा। एक चीज एक बार में काम आती है। ये किसका काम करता है, साउंड का। क्या देता है ये, साउंड, ध्वनि देता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इस वाले रूल से। वो कह रहा है कि सब्जेक्ट, मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट कभी भी बदलता नहीं है। भाई बोलने वाला अगर बदल गया तो घटना भी बदल जाएगी। एक्सीडेंट मेरा हुआ है तो मैं मेरे लिए कहूँगा, दूसरे के लिए नहीं कह सकता, तो सब्जेक्ट कभी नहीं बदल सकता। यहाँ क्या लगाएंगे, 4 बेड। सैड किस में बदलेगा, 4 बेड में। हमने लिखा यहाँ 4 बेड। ठीक है, 4 बेड हो गया। अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट, क्या हटा देना इसमें से, टू। नियम बताया था आपको, टू क्यों हटता है, डायरेक्ट जब बात करते हैं तो टू का यूज होता है, जब हम सेंटेंस ही इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो डायरेक्ट वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं बचनी चाहिए, इसलिए क्या हट गया, टू हट गया। अब क्या लग जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। हो गया, इतना आसान है। अब मैंने आपसे कहा था जब आप फॉरवर्ड लगा देते हो तो फॉरवर्ड का मतलब ही क्या हो जाता है, मना करना, और यहाँ नॉट भी क्या काम करता है, मना करने का। तो ये डू नॉट पूरा हटेगा, डू नॉट पूरा हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ फॉरवर्ड लगा दिया। अब फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना और डू नॉट लगा दूं तो उसका मतलब भी मना करना। तो एक सेंटेंस में 2 चीजें कभी नहीं होती। ठीक है, सेंटेंस कभी रिपीट नहीं होता। तो यहां हमने फॉरवर्ड लगा दिया, डू नॉट हट गया। अब बारी आ जाती है आपके कनेक्टिव वर्ड की। इंपैरेटिव हमेशा किससे जुड़ता है, टू से। जब भी आदेश की बात आती है, जब भी आज्ञा की बात आती है, हमेशा किससे जुड़ेगा, टू से। चलिए, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट जैसे ही हटेगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या है, यूज। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या कहा था, बाकी नियम जैसे लगते हैं वैसे ही लगेंगे। ये क्या है, माय, माय का पर्सन फर्स्ट, पता है ना आपको, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है भाई, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रमेश। माय का नंबर नोट कर लो, आई माय, कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे, दूसरे पे आ रहा है। ये एक सब्जेक्ट कौन है, रमेश। स्त्री है, पुरुष है, पुरुष। पुरुष में कौन से नंबर पे देखोगे, कौन से पे, दूसरे पे। ही, हिज, हिम, दूसरे नंबर पे क्या है, ही, हिज, यानी माई किस में बदल जाएगा, हिज में। करेक्ट, क्योंकि इसका नंबर दूसरा था, तो पुरुष वाली लाइन में रमेश पुरुष है। ये हम प्रोनाउन बदल रहे हैं, ये नाउन है तो नाउन नहीं बदल सकते, प्रोनाउन बदलता है, तो इसलिए दूसरे पे हिज आ गया। अब क्या बचा है, फोन। ये एक रूल हो गया, आगे कुछ नहीं है, फुल स्टॉप लगा दिया। सेंटेंस क्लियर। इस पर गए, इसको रखा, इस पर गए, इसको बदला, इसको हटाया, इसको रखा। एक एक चीज मैंने आपसे कहा, क्रम से चलिए, कहीं भी एक चीज को छोड़कर अगली पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप अगली पर निकल गए तो पहले वाली चीज उसका पूरा अर्थ बदल देती है, पूरी मीनिंग बदल देती है। तो ये सेंटेंस में हमने कौन सा रूल लगाया, ए वाला। अब बी वाले की बात करते हैं, नंबर बी। वो कह रहा है सब्जेक्ट, वही रमेश। अब उसने क्या अंतर दिया दोनों में कि इसमें सब्जेक्ट में, सॉरी, सैड की जगह क्या बदल दिया उसने, आस्क्ड। हो गया, ऑब्जेक्ट वही आएगा, हिम,
यहाँ क्या अंतर है कि यहाँ आस्क्ड का मतलब कहना होता है, मना करना नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस कह रहा है कि ये तो मना कर रहा है, डोंट यूज माई फोन, मेरे फोन का उपयोग मत करो, मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, तो वो तो मना कर रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है, मना नहीं कर रहा, तो मना कीजिए। मना करने के लिए क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद? नॉट। और सेंटेंस किससे कनेक्ट होगा? टू से। अब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप चाहो तो यहाँ देख ही रहे हो, यूज, और माई किस में बदलेगा? हिज में, और फोन का फोन। दोनों का आप एक बार हिंदी में अर्थ करके देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। वो कह रहा है कि रमेश सैड टू हिम, रमेश ने उससे कहा, क्या कहा? डोंट यूज माई फोन, मेरे फोन का उपयोग मत करो। यहां भी वही हो रहा है, रमेश फॉरबेड, रमेश ने मना किया, हिम मिस उससे, टू यूज हिज फोन, उसके फोन के उपयोग के लिए। अर्थ वही है। रमेश आस्क्ड हिम, रमेश ने उससे कहा, नॉट टू यूज, उपयोग नहीं करने के लिए, हिज फोन, उसके फोन का। तीनों में मना हो रहा है, तीनों में इनकार हो रहा है, तीनों में निषेध है, तीनों में प्रोहिबिट है। तो वही बात है कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए, रूप बदलना है। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। सेम यही है नीचे वाला। अगर पहले वाला सेंटेंस आप लगाते हो, पहले वाला रूल अगर आप लगाते हो, तो यू का यू, सैड को किस में बदल दोगे? फॉरवर्ड में। क्या हटेगा? टू। क्या बचेगा? हर। दोनों किससे जुड़ेंगे? टू से। क्या हट जाएगा? डू नॉट। फॉरगेट का फॉरगेट, डू नॉट के बाद वाला वर्ड सेम आएगा। उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको चेंज करो। माई का नंबर वही, आई, माई। सेकंड फर्स्ट पर्सन इज किसके हिसाब से? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू में कौन से नंबर पर देखना है? सेकंड में, क्योंकि माई का नंबर कौन सा था? आई, माई। दूसरे नंबर पे बोलने में आ रहा है, तो यू में दूसरे नंबर पर यू, योवर। क्या आ रहा है? योवर। माई किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? योवर में। ठीक है, अब क्या आ गया? एड्रेस। और कुछ नहीं बदलता, नाउन कभी नहीं बदलती। ये क्या है? अगेन। ये तो सीखा ही नहीं है बदलना, अगेन का अगेन। यू फॉरवर्ड हर टू फॉरगेट योर एड्रेस अगेन। ठीक है, सेम बी वाला लगा लीजिए। यू का यू, सैड किस में बदल गया? आस्क्ड में। टू हट के क्या बच गया? हर। अब क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद? नॉट। और किससे जुड़ेगा? टू से। बाकी सेम लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। ये आपको डू नॉट वाले सेंटेंस का यूज करना है, लेकिन कब? जब आपसे वो कहे कि आस्क्ड से कीजिए या फॉरवर्ड से कीजिए, तो उस हिसाब से जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही आंसर देना है। अगर वो फॉरवर्ड से पूछता है तो ये वाला रूल लगेगा, अगर वो आस्क्ड से पूछता है तो ये वाला लगेगा। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, इंपैरेटिव। अभी हमने पढ़ा था ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं, जिनकी शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है, उन्हें किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर तीसरा, प्लीज़ या काइंडली। ऐसे सेंटेंस जो प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विद प्लीज़ और काइंडली, तो ऐसे सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदला जाता है इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर इसके रूल की, तो आप देखिए कि इसमें वही सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो आपका सैड दिया हुआ होगा, आप उसे बदलोगे रिक्वेस्टेड में। किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में। सवाल कि रिक्वेस्टेड में क्यों बदला जाएगा? क्योंकि यहाँ प्लीज़ और काइंडली जो है वो रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं, तो हमने इसको किस में बदल दिया? रिक्वेस्टेड में। आपको दिया हुआ ऑब्जेक्ट लगाना है। दोनों सेंटेंस किससे जुड़ेंगे? आपको पता ही है, इंपैरेटिव में किससे किससे जुड़ते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं? टू से। टू के हमेशा बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। प्लस आपका जो भी बचा हुआ सेंटेंस है उसे हम लिखते हैं। ये हमारा रूल तैयार हुआ। इस तरीके से हमको प्लीज़ काइंडली वाले सब्जेक्ट जो सेंटेंस हैं उनको इनडायरेक्ट में बदलना है, उनको इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से इनको बदला जाता है। एक बात और ध्यान रखिए कि जब यहाँ क्योंकि रिक्वेस्टेड दिया हुआ है, तो रिक्वेस्टेड लग जाने पर अंदर से प्लीज़ और काइंडली हट जाते हैं, क्योंकि वही काम ये वर्ड करते हैं और वही काम ये वर्ड कर रहा है। जो काम ये वर्ड्स कर रहे हैं वही ये कर रहा है, यानी दोनों का काम एक ही है, रिक्वेस्ट करने का। तो हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया, अंदर से क्या हट जाएगा? प्लीज़ और काइंडली। अब इसी सेंटेंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो चलिए इसके लिखते हैं एग्जाम्पल्स। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं।
अब इन एग्जाम्पल्स को हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम ये वाले रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लीज़ काइंडली दिया हुआ है, हमारे सेंटेंस में भी प्लीज़ और काइंडली वर्ड दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो हमने मोहिनी का मोहिनी। क्लियर? अंदर क्योंकि प्लीज़ या काइंडली है, तो ये जो सैड है ये किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। टू आपका हट ही जाएगा, क्या बचेगा? हिम। क्लियर? दोनों सेंटेंस यहाँ किससे जुड़ रहे हैं? टू से। अब हमें प्लीज़ काइंडली को हटाना है। जब ये हटेगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म बचेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शो। अब क्या आ गया? मी का पर्सन फर्स्ट। अगर हम यहाँ अपना रूल लगा के देखें 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? मोहिनी। यानी जो मी है वो किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मोहिनी के। अब मी का नंबर नोट कर लेते हैं। आई, माई, मी। कौन सा नंबर है? 3। कौन सा नंबर है? तीसरा। अब मोहिनी एक स्त्री है, फीमेल है। फीमेल वाली लाइन में, स्त्री वाली लाइन में हम जाएंगे तो सी, हर। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? हर। यानी जो आपका मी है वो किस में बदल जाएगा? हर में। ठीक है। अब आ गया आपका यौ का पर्सन सेकंड, और सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट। बाहर का ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। अब योवर का नंबर नोट कर लेते हैं। योवर का नंबर कौन सा है? दूसरा। हिम वाली लाइन में कौन से नंबर पे जाएंगे? दूसरे पे। ही, हिज, हिम। तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? ही और हिज। ठीक है। बाकी वो नाउन है और नाउन कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है। क्या बना? मोहिनी रिक्वेस्टेड हिम टू शो हर हिज ID कार्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, दे सैड टू मी। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, दे का दे। सैड किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। क्यों बदला है? क्योंकि अंदर प्रार्थना का भाव है, तो यहाँ काइंडली है इसलिए। टू हट के क्या बच गया? मी। और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े? टू से। क्या हट गया? काइंडली। इसके बाद जो बचा हुआ है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या आ गया? अस। एक प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। अस का पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट, बाहर का सब्जेक्ट है दे। ये भी प्लूरल है और ये भी कैसा है? प्लूरल। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जब प्लूरल से प्लूरल या दोनों में से जब एक बहुवचन सर्वनाम होता है, कोई एक बहुवचन प्लूरल होता है, तो जो आंसर हमारा निकल के आता है वो भी कौन से वचन का होगा? कौन से नंबर का होगा? प्लूरल नंबर का होगा। ठीक है। तो अस को बदलना है। अस का नंबर नोट कर लीजिए। वी, आवर, अस कौन सा है? तीसरा। दे वाली लाइन में कौन से नंबर पे जाएंगे? तीसरे नंबर पर। दे, दियर, देम। तो किस में बदल जाएगा? देम। और लिव का लिव। इस तरीके से दे रिक्वेस्टेड मी टू ग्रांट देम लिव। ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आपको एक और एग्जाम्पल समझना है। मैं उस एग्जाम्पल को आपके सामने लिख देता हूं। वो एग्जाम्पल कैसा है? वो है जैसे सी सैड टू माई सन, प्लीज डोंट शाउट लाउडली हियर। ठीक है। इस तरीके का है। ये हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको दिखने में कैसा लग रहा होगा? प्लीज वाला। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब सवाल यह है कि इसमें प्लीज भी है, डू नॉट यानी कि डोंट भी है। अब तो इसमें दोनों आ गए। अब इसको कैसे बनाएं? अब इसको किस तरीके से करें? तो ध्यान दीजिए, जो चीज़ से स्टार्ट है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसका रूल तो सैड पर अप्लाई करना है। प्लीज का रूल क्या है कि सैड को किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। चलिए सैड को किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। अब टू हट के क्या बच गया? माय सन। अब डू नॉट वाला भी रूल लगाना है। सैड को तो इसमें बदल दिया रिक्वेस्टेड में, यानी मना तो इसमें हुआ ही नहीं है, और ये कह रहा है कि मना भी कर रहा है, तो मना करेंगे तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट टू। ये हट ही जाएगा। साउट लाउडली, और हेयर किस में बदल जाएगा? देयर में। ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है
कई तरीके से पूछा भी जाता है, लेकिन यही वाला पूछा जाता है। हालांकि पीछे की चीज़ें बदल दी जाती है, लेकिन इसी तरीके से बात की जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है? सी रिक्वेस्टेड माई सन नॉट टू साउट लाउडली देयर। उसने मेरे बच्चे से प्रार्थना की कि वहाँ ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिल्लाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। हम इसको इम्पेरेटिव ही सेंटेंस कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल बदल जाता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है किस तरीके से इसको बदला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट की। पार्ट नंबर चौथा यानी चौथे भाग की बात करते हैं। इसी के जो हम इम्पेरेटिव पढ़ रहे हैं, ये थर्ड था, टाइप्स नंबर थर्ड, और अब हम टाइप्स नंबर फोर्थ की बात करते हैं, चौथे पार्ट्स की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4 की, और नंबर 4 किस तरीके से बनता है, क्या होता है नंबर 4। तो वो कह रहा है कि अगर एलईटी लेट से स्टार्ट हो, अगर किससे स्टार्ट हो, लेट से, तो उसको किस तरीके से इंटरचेंज किया जाता है, किस तरीके से उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसके रूल की बात कर लेते हैं, क्या कौन सा रूल इसमें कैसे लगता है, क्यों लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका वही एक चीज़ जो हमेशा लगती आई है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो आपका सैड होगा, आप उसे किस में बदलोगे, रिक्वेस्टेड में। क्यों बदलोगे? क्योंकि लेट जो होता है उसमें रिक्वेस्ट का ही भाव होता है, उसमें प्रार्थना का ही भाव होता है। हालांकि वो स्पष्ट नहीं होता, लेकिन भाव उसमें किसका होता है, प्रार्थना का। प्लस आपका दिया हुआ ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ दोनों सेंटेंस किससे जुड़ेंगे, टू से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, टू के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि इसमें क्या आएगा, लेट। आपको लेट हटाना नहीं है। लेट के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगी आपकी वर्ब, वर्ब के बाद आपका जो भी नियम काम कर रहा है वो लगेगा। थोड़ा सा अलग है, इसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि लेट ही आएगा। और क्योंकि लेट के हमेशा बाद ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा बाद क्या होता है, लेट के ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें लेट लगेगा। अब सवाल कि सर आपने लेट हटाया क्यों नहीं? आप लेट को हटा भी तो सकते थे। हम लेट को नहीं हटा सकते। लेट क्यों नहीं हट सकता? लेट इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होती है, वर्ब। अब अगर मैं लेट को हटाकर ऑब्जेक्ट को छोड़कर डायरेक्ट वर्ब को यहाँ ले आऊँ तो गलत होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें क्रम से चलना है, सीरीज से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक के बाद दूसरे से बात करनी है, छोड़ना नहीं है। तो बीच में तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर उसको कैसे छोड़ सकते हैं, फिर उसको बदलेंगे कब? तो इसीलिए लेट को पहले लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब लगेंगे। क्लियर? अब चलिए एग्जाम्पल इसके शुरू करता है। एग्जाम्पल्स आपको यहां दिख रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। नंबर फर्स्ट आप देखिए, You said to her, let me use your laptop. You said to her, let me use your laptop. तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, you का you. सैड को किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। चाहे तो वो प्लीज़ काइंडली से शुरू हो, चाहे लेट से स्टार्ट हो, सैड किस में बदला जाएगा, रिक्वेस्टेड में। टू हट के क्या बच जाएगा, हर, और दोनों सेंटेंस किससे जुड़ेंगे, टू से। सवाल यहाँ, अब आपको यहाँ लेट हटाना नहीं है, बल्कि लेट को लगाना है। ठीक है, लेट लगाया, लेट के बाद क्या है, मी का पर्सन फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, मी का नंबर आई, माई, मी कौन सा नंबर है, यू, मी का तीसरा। यू वाली लाइन में तीसरे नंबर पर यू, योर, यू, मी किस में बदल गया, यू में। अब यूज, इसका ऐसे ही करना है, इसको ऐसे कैसे लगाना, बदलना नहीं है। ठीक है, अब आ गया योवा का पर्सन सेकंड, और सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर। योवर का नंबर देख लीजिए, यू, योवा, योवर का नंबर कौन सा है, दूसरा। हर वाली लाइन में दूसरे नंबर पर सी, ह, तो योवर किस में बदल जाएगा, हर में। और लैपटॉप का लैपटॉप। ठीक है, यू रिक्वेस्टेड हर टू लेट यू यूज हर लैपटॉप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सैड टू योर फादर, सैड किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। सैड किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। टू हट ही जाएगा, इसके बाद आपका योवर,
और योर के बाद क्या चलेगा साथ में, फादर। मैंने आपसे कहा था कि पजेसिव प्रोनाउन जब चलता है तो पजेसिव के साथ साथ नाउन भी होता है जो साथ में रहता है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों सेंटेंस किससे जुड़े, टू से। क्या लेट हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, लेट को लगाना ही पड़ेगा। अब क्या है इसमें, हिम का पर्सन थर्ड, हिम का पर्सन थर्ड पर्सन कभी भी बदलता नहीं है। आप देख लीजिए, थर्ड पर्सन हमेशा एन, यानी कि नो चेंज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। यानी हिम का हिम, प्ले का प्ले, क्रिकेट का क्रिकेट, विद का विद। अब क्या आ गया, मी का पर्सन फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट कौन है, आई, वो भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। इसका नंबर नोट कर लो, आई माई मी, आई माई मी कौन सा है, तीसरा। अब चाहो तो जब दोनों एक जैसे हो जाएं, दोनों एक ही हो जाएं, तो आप बदलो मत उसको, वैसे की वैसे लिख दो। अगर उसको बदलोगे तो भी उसी में जाएगा। तो देख लीजिए, आई माई मी तीसरे नंबर पे आ गया, आई वाली लाइन में तीसरे नंबर पर आई माई मी, यानी बदल कर भी जाएगा तो भी क्या बनेगा, मी, सेम है, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड योर फादर टू लेट हिम प्ले क्रिकेट विद मी, क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके नंबर 5 की, जो इम्पेरेटिव तो नहीं होता लेकिन इम्पेरेटिव में गिना जाता है, जो इन सब से अलग है। ये 4 भाग एक जैसे होते हैं, चारों भाग एक ही चीज़ से जुड़ते हैं, चारों भागों में कनेक्टिव वर्ड एक होता है, लेकिन अब जो है अगला नंबर 5वां, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 4 हमने पढ़ा था लेट्स से स्टार्ट, लेकिन अब जो नंबर 5वां है वो केवल और केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं कि लेट अस, लेट प्लस अस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं, लेट अस से या लेट्स से स्टार्ट होते हैं, वो कैसे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, उनका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो चलिए एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसके रूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप बताइए क्या आएगा, तो हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। यहाँ जो लेटस या लेट जो होता है, जब इसके साथ में अस जुड़ जाता है, जब फर्स्ट पर्सन जुड़ता है, तो ये हमेशा सजेस्ट करता है, क्या करता है, सजेस्ट, सुझाव देता है कि लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते। तो एक सुझाव है, आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है, क्या है, सुझाव है। तो सुझाव का भाव होता है, इसीलिए जो सैड है वो किस में बदलता है, सजेस्टेड में, और सजेस्टेड के साथ क्या लगता है, टू, सजेस्टेड में बदलता है। लेकिन अब तक जो आप टू को हटाते आए हुए हो, उस टू को लगाना है। क्यों, क्योंकि जब भी सजेस्ट किया जाता है तो आमने सामने रहकर किया जाता है। सुझाव कहाँ दिया जाता है, आमने सामने, तो ये नहीं हटेगा, सजेस्ट सामने रहेगा, प्लस आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको जोड़ने वाले वर्ड को लाना है। यहाँ ये दोनों सेंटेंस किससे जुड़ेंगे, दैट से, क्योंकि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव नहीं होता, सजेस्ट करने के लिए सिंपल या असर्टिव सेंटेंस की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। प्लस यहाँ आपको सब्जेक्ट लगाना है, या तो लगाओगे दे नहीं लगाओगे तो वी, प्लस आपको लगाना है शुड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ETC। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, सब्जेक्ट प्लस आप सैड को किस में बदलोगे, सजेस्टेड टू में, ऑब्जेक्ट प्लस दोनों सेंटेंसेस में किससे जुड़ेंगे, दैट से। यहाँ आपको दे या वी में से एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से लगाना है, शुड लगाओगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ETC, ठीक है। अब ये सब क्यों है, किस लिए है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमें लगाने हैं दे, वी, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ETC। अब सवाल कि सर दे और वी में से कौन सा लगाएं, और आपने शुड क्यों लगाया है, दे और वी में से कौन सा लगाएं, क्यों लगाएं, तो वो देखिए आपको ध्यान देना है। जब आरवी में, आपको इसके लिए लिखना है नोट, आपको एक नोट डालना है कि जब आरवी में आई या मी हो, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ, या तो आई यहाँ हो या मी यहाँ हो, तो RS में वी लगाया जाता, तब तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वी का। लेकिन अन्यथा दे लगाया जाता, और अगर इनमें से नहीं है, दोनों में से, तो फिर क्या लगेगा, दे। तो चलिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है इसी बात को समझने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। वो कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, रमेश। अब सैड को बदलना है, अब क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट है, लेट्स से, किससे है, लेट्स से, तो हमें यहाँ सजेस्टेड लगाना है। क्या लगाना है, सैड के स्थान पर सजेस्टेड, टू को हम हटाएंगे नहीं,
एस के साथ ही लगा देंगे, ठीक है। अब क्या आ गया मी, तो हमें मी लगाना है। यहाँ थोड़ा सा अलग है, दोनों सेंटेंस किससे जुड़ रहे हैं, दैट से, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, दैट, ठीक है। अब वो कह रहा है दे और वी में से एक लगाना है, तो सवाल ये था कि जब आरवी में बाहर के वाक्य में आई या मी है तो दोनों में से एक है या दोनों हैं, तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मी है तो क्या लगाया जाता है, वी, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, वी लगाऊंगा, ठीक है। अब क्या लगाऊंगा यहाँ पर, शुड, ये हमारा रूल कह रहा है। अब सवाल ये सर आपने शुड क्यों लगाया, क्योंकि जो शुड एक मॉडल है और शुड मॉडल हमेशा सजेस्ट करने का काम करता है, सलाह एडवाइस देने का काम करता है, सुझाव देने का काम करता है, इसलिए कौन सा मॉडल लगा है, शुड। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आप लेट्स को हटाओगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, गो, फॉर, ए, ड्राइव, क्लियर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ मी नहीं होता, यहाँ मी की जगह जैसे मान लीजिए होता यू, क्या होता, यू, तो ये जो वी है ये न लगकर इसकी जगह तब क्या लगाया जाता, दे लगाया जाता, क्या लगाया जाता, तब दे लगाया जाता, ठीक है। अब ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस।